जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास के प्रमुख घटनाओं एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। साथियों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट को देखिएगा तो यहाँ से टू द पॉइंट आपके शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला है, महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर जी का संबंध है जैन धर्म से। इनका जन्म वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, महावीर जी का निर्वाण प्राप्ति कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा, महावीर जी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। पहले तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर एग्जाम में पूछा जाता है, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, जैन 2 संगतियाँ हुई थी, प्रमुख 2 जैन संगतियाँ हुई थी। पहला हुआ था यह, उस समय राजा थे पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य, उनके कार्यकाल में यह पहला जैन संगति हुआ था। और दूसरा हुआ था वल्लभी, गुजरात में। इन पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यह एनसीईआरटी के आधारित यह ईस्वी दिया हुआ है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि यह नेपाल के तराई में स्थित है। और गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो यह 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ था। यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और 483 ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगति हुआ था इसके निर्वाण प्राप्ति के उपलक्ष्य में। तो यह कौन करवाए थे? तो याद रखिएगा, यह अजात शत्रु के द्वारा कहाँ करवाया गया था? तो राजगृह में करवाया गया था। दूसरा वाला करवाया गया था कालाशोक के समय वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगति अशोक सम्राट के समय किया गया था पाटलिपुत्रा में। और चौथी बौद्ध संगति यह कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। आगे देखते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई? तो कलिंग यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कलिंग पे विजय 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा प्राप्त की गई थी विजय। याद रखिएगा, 261 ईसा पूर्व कलिंग विजय के बाद अशोक जी का हृदय परिवर्तित हो गया और ये फिर हिंसा को त्याग करके अहिंसा के पुजारी बन गए। और इन्होंने बौद्ध गुरु थे एक उपगुप्त, उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। और पूछा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। और देवनाम प्रिय किन्हें जाना जाता है? तो देवनाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता है। याद रखिएगा, इन सब पॉइंट को एग्जाम में अशोक से रिलेटेड पूछा जाता है। आगे देखते हैं, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य, उन्होंने विक्रम संवत का प्रारंभ करवाए थे। याद रखिएगा। अगला देखते हैं, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व में शक संवत का प्रारंभ हुआ था, जो कि शक शासक थे कनिष्क, उन्होंने इसका प्रारंभ करवाए थे। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है, एग्जाम में पूछा जाता है। और हमारे देश भारत के द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। कब अपनाया गया था? तो यह 1957 में अपनाया गया था। यह सभी पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, इस पे आक्रमण कब किया गया था? तो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था 1025 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा। अगला देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का कुल 2 युद्ध हुआ था। पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। यह उस समय भारत के शासक थे कौन? तो भारत के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। और मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध में अटैक किया था। उसमें तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी का पराजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और दूसरा युद्ध 2 साल बाद 91 के बाद 1 साल 92 में हुआ। तो दूसरा युद्ध अगले साल आया था मोहम्मद गौरी, उस समय पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हरा दिया था। और इन दोनों युद्धों में एक शासक थे कौन? जिनका नाम था जयचंद, उन्होंने साथ दिया था मोहम्मद गौरी का। तो 1194 में फिर से युद्ध हुआ, उसमें जयचंद जी को चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजय कर दिया गया। एक प्रश्न पूछा जाता है कि
पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो चंद्रवरदाई उनके दरबारी कवि थे। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। साथियों, हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी एग्जाम में लाभ हो पाए। अगला देखते हैं, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो सल्तनत काल की अब शुरुआत हो गई है। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किनके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो यह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम का नाम क्या था? तो इल्तुतमिश था, जो कि बाद में जाकर के इनके दामाद बने थे। आगे देखते हैं, गुलाम वंश की स्थापना हो गई 1206 ईस्वी में। अब देखते हैं, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो समुद्री मार्ग की भारत की खोज हुई थी 1498 में। वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाली यात्री थे, यह पुर्तगाल भारत में पहले यूरोपीय आए थे और अंत में गए थे कब? 1961 में। किसके द्वारा? तो ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको पुर्तगाल से, गोवा से हटाया गया था। अगला देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इस समय भारत कि दिल्ली सल्तनत पे किसका सम्राट था? तो लोदी वंश का था। उस समय लोदी के शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोदी। और जिन्होंने इस पे अटैक किए थे बाबर ने 1526 ईस्वी में अटैक करके इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा करके और युद्ध भूमि में मार दिया गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से सल्तनत कालीन शासक थे जिनको युद्ध भूमि में मारा गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। और मुगल वंश की स्थापना भी पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, पानीपत की द्वितीय युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था और अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। उन्होंने इसका नेतृत्व किए थे पानीपत के द्वितीय युद्ध का। आगे देखते हैं, पानीपत की तृतीय युद्ध, यह 1761 ईस्वी में हुआ था। अफगानों और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अफगानों की विजय हुई और मराठों की पराजय हुई थी। अगला देखते हैं, इस समय से ही पता चल गया था कि भारत पे मराठों का शासन अब नहीं होगा। अगला देखते हैं, अकबर का राज्यारोहण। राज्यारोहण यानी कहने का मतलब कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। याद रखेगा, 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर के पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम था हुमायूं। अगला देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? सेनापति थे मान सिंह। याद रखेगा, मान सिंह सेनापति थे अकबर के। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। इसके पहले और अंतिम हिंदू कौन थे जो दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किए थे? तो वे बीरबल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। यह अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। वे विश्वासघात किए थे नवाब सिराजुद्दौला के साथ और अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। प्रश्न एक पूछा जाता है, पलासी के युद्ध में अंग्रेजों तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। याद रखेगा, ये नेतृत्व कर रहे थे। अगला देखते हैं, फिर उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। अगला देखते हैं, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जो कि बंगाल के नवाब थे मीर जाफर। उनको हटा करके मीर कासिम को शासक बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम अपने राजधानी या मुर्शिदाबाद से ले जाकर के फिर मुंगेर में स्थापित कर दिए। मुंगेर जो कि आज बिहार में स्थित है। उस समय बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किनके बीच हुआ? तो इधर से थे बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और फिर थे मुगल शासक। याद रखिएगा, ये तीनों लड़ रहे थे अंग्रेजों से और अंग्रेजों के सेनापति कौन थे नेतृत्व करने वाले? तो हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध से ही पता चल गया कि भारत पे अब कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं बचा हुआ, इसलिए अंग्रेज पूरी तरह से अधिकार कर लिए भारत को। आगे देखते हैं, बंगाल में फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? या रॉबर्ट क्लाइव इसके संधि करने के लिए आए थे। अगला है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? तो 1793 में बंगाल में अस्थाई यानी जमींदारी प्रथा की शुरुआत 1793 में हुई थी।
बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था, यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। उस समय भारत के कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन बड़ा दुर्जन 1905 में ये बंगाल का विभाजन कर दिए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। आगे देखते हैं, और स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ भी पूछा जाता है, किनके वायसराय थे उस समय, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का आयोजन किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी पूछा जाता है, तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी और पहली बैठक भी वहीं पे किया गया था। प्रश्न एक सभी को नहीं पता है, लेकिन आप याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था, तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित था, इन्हें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था, याद रखिएगा। मार्ले थे जो ये सचिव थे और मिंटो थे भारत के वायसराय। मार्ले थे सचिव और मिंटो थे वायसराय। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, इससे ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्मदाता हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से हुआ था। अगला देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल था, याद रखिएगा। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था द्वितीय विश्व युद्ध में विंस्टन चर्चिल, और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था रूजवेल्ट। यह एग्जाम में पूछा जाता है। और पूछा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, भारत के वायसराय थे उस समय लॉर्ड इरविन। अगला देखते हैं, लॉर्ड इरविन नहीं, यह लिनलिथगो, याद रखिएगा, लिनलिथगो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भारत के वायसराय थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, तो 1920 से हुई थी, 1922 तक चली थी। एक कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922 में। यह गोरखपुर में एक जेल को जला दिया गया था। उसके देख करके फिर परिवर्तित हो गया इनका विचार, महात्मा गांधी जी का, और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। याद रखेगा, यह स्थगित कब किया गया था, यह डेट पूछा जाता है, तो 12 फरवरी 1922 को स्थगित किए थे। पूरी तरह से घोषणा महात्मा गांधी जी के द्वारा कर दिया गया था। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था भारत में, तो साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत किस लिए आ रही थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की जांचने के लिए आ रही थी। याद रखिएगा, 1919 के जांच पड़ताल के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था। उसके जांच के लिए 1928 में भारत साइमन कमीशन आई थी, और इसके विरोध में भारतवासियों द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया। इसी समय लाला लाजपत राय जी की लाठी के प्रहार से मृत्यु हो गई थी। यहाँ ध्यान देंगे, दांडी मार्च नामक सत्याग्रह, दांडी मार्च नामक सत्याग्रह गुजरात में चलाई गई थी। इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो गांधी जी। उस समय एक महिला जुड़ी हुई थी जिनका नाम था सरोजिनी नायडू, एग्जाम में पूछा जाता है। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चली थी। कुल 24 दिनों का यह मार्च चला था, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, दांडी मार्च का यह तो गुजरात में चलाया जा रहा था, लेकिन तमिलनाडु में भी यह नमक सत्याग्रह चलाया जा रहा था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सी राजगोपालाचारी। एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। अगला है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी। इसमें ही बोले थे कि गांधी और इरविन 2 महात्मा है, यानी 2 संत हैं। यह किनका कथन था, तो सरोजिनी नायडू जी का था। सरोजिनी नायडू जी भारत के प्रथम गवर्नर बनी थी महिला। अगला देखते हैं, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था भारत में। इसमें ही संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन में 3 अंग्रेज आए थे, उनका नाम था, याद रखिएगा, स्टोफर्ड क्रिप्स जो, और फिर पैंथिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। स्टोफर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन 1942 में लाए थे, वही थे। और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। कौन थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 कैबिनेट मिशन के थे। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। इसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चीन का भारत पे आक्रमण कब हुआ था, यह एग्जाम में पूछा जाएगा। चीन का भारत पे आक्रमण हुआ था 1962 ईस्वी में।
और भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु ताशकंद में हो गई थी। अगला है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था साथियों? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से लेकर के यह चला था। अगला देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक चला था। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 92 तक चला था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1799 तक यह चला था। 1799 में इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। और इसको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने वाले कौन थे अंग्रेज शासक पूछा जाता है, उनका नाम था वेलेजली। आगे देखते हैं कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। 1999 का कारगिल युद्ध का कोड नेम क्या था? तो यह था ऑपरेशन विजय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था साथियों? तो 1930 में हुआ था। याद रखेगा, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। इसमें कांग्रेस के तरफ से कौन गए थे भाग लेने? तो महात्मा गांधी जी गए थे और मदन मोहन मालवीय ये दोनों गए थे। आगे देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो 1932 में। सीक्वेंस से याद रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और क्रिप्स मिशन आया था। और पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे भारतीय? तो वे भीमराव अम्बेडकर थे। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। चीनी क्रांति कब हुआ था साथियों? तो 1911 में हुआ था। इसे भी ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति पूछा जाता है तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। रूसी क्रांति की बात करें तो 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। साथियों, यही सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। धन्यवाद।